हेलो। तो चलिए जी, आज हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल। आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में से ये, और स्कोरिंग भी काफ़ी होता है और इजी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए इसको करते हैं शुरू। तो बायोमोलिक्यूल में देखिए, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री क्या है आपकी? इज अ स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है जी, आपके लिविंग सिस्टम में क्या चल रहा है वो सबकी स्टडी आपकी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है, और इस चीज़ को हम इसके अंदर डील करते हैं। ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और बाकी भी जैसे भी अब आप अगर इसमें एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, जो भी आप काउंट करना चाहो, प्लांट्स वगैरह, सब कुछ इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो लिविंग बीइंग के अंदर। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री, तो आगे देखिए, बायोकेमिस्ट्री आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएगी, बायो ऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, तो बायो इनऑर्गेनिक तो हम लोग कवर नहीं करते, ना ही हमें इसे पढ़ना होता है। बाकी बची आपकी बायो ऑर्गेनिक। बायो ऑर्गेनिक में से हमारा जो सबसे मेन फोकस है वो रहता है हमारा मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स देखिए, मॉलिक्यूल्स को भी हमने फर्दर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक आपके इंपॉर्टेंट टाइप और एक आपके अदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट में जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हमारा मेजर पार्ट को कवर करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें इंपॉर्टेंट भी मानते हैं, और हमारे सब्जेक्ट वाइज और हमारे टॉपिक वाइज भी यही हमारे मेन है जो हमें पढ़ने हैं। अदर में हमारे आपके आ जाएंगे लिपिड्स, विटामिन और हार्मोन्स। इन्हें हम ज़्यादा कवर अप नहीं करते क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सिलेबस में ये है भी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बो और हाइड्रेट्स, अगर बेसिकली इस नाम को मैं डिवाइड करूं तो एक तो इसके अंदर कार्बन होना चाहिए और एक आपका हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स आपके वाटर टाइप का कंटेंट H2। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको नोट डाउन कर लूँ तो जस्ट इट इज अ CHO, कि एक कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। टेक्निकली अगर कोई हमारा कंपाउंड है वो इस फॉर्म में है तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बेस पर भी हमारी आगे डेफिनेशंस निकलेंगी। एक हमारी होगी क्लासिकल डेफिनेशन और एक आएगी हमारी मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि किसको हम कार्बोहाइड्रेट काउंट करेंगे और किसे नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट एज द नेम सजेस्ट दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जो हमारी ये मेन क्लासिकल डेफिनेशन है। ठीक है, हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, और जनरल फॉर्मूला इज रिटन एज CxH2OY। ठीक है जी, जो मैं अभी आपको बता रहा था ये चीज। ठीक है, इसको जरा समझिए। ठीक है, क्या है ये कि अगर आपका कोई, हम किसी चीज को या कोई भी आपके कार्बोहाइड्रेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, CxH2OY की फॉर्म में, तो वो हम उसे कार्बोहाइड्रेट काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, एग्जाम्पल तो मैंने ऐड की है, लेकिन ये देखिए, जैसे C6H12O6। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये मेरा C है X, और यहाँ से H2O6 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना, CxH2O, और यहाँ पे आप Y लिख लीजिए। 6 माने आपका Y हो गया, X भी आपका 6 हो गया। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो CX ये आपके इस फॉर्म में चलेगा ना, तो अगर ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस जनरल फार्मूला की फॉर्म में, तो फिर हम इसे कार्बोहाइड्रेट काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, फार्मूले में लिखा हुआ है, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम फार्मूला होता है, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो तो ये कार्बोहाइड्रेट है। और सुक्रोज C12H22O11, यहाँ से आप 11 कॉमन ले लीजिए, C12H2O11, तो फिर ये बना ना CxH2OY, तो फिर अगेन ये आपका कार्बोहाइड्रेट काउंट किया जाएगा। डन। लेकिन ये बात हमारी क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रू थी। इसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस आए और देखा गया कि क्या ये बात सबके लिए ट्रू नहीं थी, और इसमें थोड़े से जो हमें चेंजेस करने पड़े वो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने थोड़े से इसमें चेंजेस लिए। ठीक है, तो आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था कि हमने रिप्रेजेंटेशन तो देखी कार्बोहाइड्रेट की कि वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, और इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, कि ये हमेशा हर बार ट्रू नहीं होगा कि अगर आप इसे हमेशा ऐसी फॉर्म में लेंगे CxH2OY की फॉर्म में, कि अगर ये इस फॉर्म को जनरली हर बार फॉलो करेंगे तो ये ट्रू नहीं है कि हर एलिमेंट जो इस फॉर्म को फॉलो करेगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जैसे देखिए CH3COOH। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 और 2, 2 C हो गए मेरे, 4 हो गए मेरे H, और 2 O, और इसको फिलहाल मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ
H2O और बाहर आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो बेसिकली ये बनी ना ये फॉर्म CxH2OY, पर ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये आपका जनरल एसिटिक एसिड है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर इस फॉर्मूले के बाद इस बात पे थोड़ी सी रोक लगाई गई कि ये फॉर्मूला जस्टिफाई होना या इस फॉर्मूले का सेटिस्फाई होना ही कार्बोहाइड्रेट की पहचान नहीं है, ठीक है। ये तो वो कंपाउंड था जो इस फॉर्मूले को फुलफिल या फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि बेसिकली ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा था, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जो इस फॉर्मूले को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, पर वो कार्बोहाइड्रेट थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ठीक है जी। एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड्स दैट डोंट सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला बट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल रैमनोस C6H12O5। अब आप इसमें से कॉमन लेके या इसको आप CxH2OY की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ कॉमन लोगे तो फिर ये आपका वाटर मॉलिक्यूल या आपका H2OY कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर ये उसकी एक एग्जांपल थी रैमनोस, ठीक है, बट ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। तो फिर इसमें थोड़ी सी चेंजेस किए गए मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए कि मॉडर्न डेफिनेशन इसमें क्या चेंज किया और क्या इसको बनाया गया फाइनली। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, और एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। अब कोई भी कंपाउंड जिसमें अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस कर दें, उसमें पानी ऐड कर दें, अगर वो इस तरह के एल्डिहाइड या कीटोन बना सके या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बना सके, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट काउंट करेंगे, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हुए तो, ठीक है। तो आपको हर बार इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है कि अगर इस फॉर्मूले का सेटिस्फाई होना या ना होना एक कार्बोहाइड्रेट की ट्रू आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। क्लियर? तो आगे देखिए, इसके बाद फॉर एग्जांपल ग्लूकोज देखिए, डी ग्लूकोज, ठीक है। जहाँ पे देखिए जरा, ये मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। इस जगह पे अगर मेरा ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये रहा मेरा सिक्स्थ, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर देखिए, जहाँ पे हमने ये आपका सेकंड कार्बन लिया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। अगर तो आपका OH लगा हुआ है राइट हैंड साइड, ठीक है, तो इसे बोला जाता है डी ग्लूकोज, ठीक है। अगर आपका ये OH राइट साइड है, कहाँ पे, सेकंड कार्बन पे, ठीक है जी। सेकंड कार्बन के ऊपर अगर ये OH राइट साइड है तो फिर डी ग्लूकोज। अगर सेम चीज सेकंड कार्बन के ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो फिर ये OH अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो फिर ये काउंट किया जाएगा आपका L ग्लूकोज, ठीक है जी। OH अगर आपका इधर हुआ तो फिर ये आपका L ग्लूकोज, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी में काउंट करते हैं। क्लियर? तो आई होप सो आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो डी ग्लूकोज के बारे में कुछ बातें, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, और वैसे भी ये तो आपका जनरल फॉर्मूले को भी फॉलो कर रहा था। और सेकंड बात, ठीक है जी, कि ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो डी और एल आपको दोनों तरह के ग्लूकोज मिल रहे हैं, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन भी है और सब कुछ है। प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री, बड़ा लंबा चौड़ा इसका रोल है, बहुत यूज होता है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है बायोमोलिक्यूल में, ओमनी प्रेजेंट फ्यूल है बायोलॉजी में, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमने इसको कुछ बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया कार्बोहाइड्रेट्स को। तो उसमें से फर्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है जी, वो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, ठीक है, और वो जिनमें आपका कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। तो जिनमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें हम ग्लूकोज बोलते हैं, और जिनमें आपका फ्रक्टोज या आपका कीटोन ग्रुप होता है उन्हें हम फ्रक्टोज काउंट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है ये कीटोन और एल्डिहाइड की, याद रखिएगा इस चीज को। वैसे भी जब हम इसको सुक्रोज में से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इसको सुक्रोज में से तोड़ते हैं, C12H22O11, ठीक है जी, इसमें अगर आप वाटर ऐड कर देते हो तो फिर ये आपका यहाँ से आपको C6H12O6, ठीक है जी, एक आपका ग्लूकोज बनेगा और एक आपका फ्रक्टोज बनेगा। बस उसमें चेंज यही होता है कि इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा और इसमें आपका कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा दूंगा ये बात, ठीक है। लेकिन ये भी आपका एक एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, ये भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया, क्योंकि अपने डेफिनेशन में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आपका ऐसा कंपाउंड जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं और वो कंपाउंड अगर आपके ऑप्टिकली एक्टिव हुए तो फिर वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़िए।
नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे इनको दो तरीके से हमने फर्दर डिवाइड किया, जिनमें से एक था आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एक थे आपके रिड्यूसिंग शुगर, और उनकी टाइप्स हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की आपकी सुक्रोज, और रिड्यूसिंग शुगर में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज और ऑल मोनोसैकराइड्स। ठीक है, और ये मैंने आपकी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ऐड की हुई है चीज। ठीक है जी, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज आपके डाइसक्राइड होते हैं, क्योंकि मिनिमम इनमें दो तो होते ही हैं। ये आपको नेक्स्ट जब इसका अगली क्लासिफिकेशन करूंगा उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, डाइसक्राइड, पॉलीसैकराइड और आपके ओलिगोसैकराइड सब कुछ। ठीक है, मोनोसैकराइड्स में आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? तो आगे देखिए नेक्स्ट। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड। अगर तो उसमें 3 कार्बन एटम्स हुए तो ट्राइओज, 4 हुए तो टेट्रोज, 5 हुए तो पेंटोज, 6 पे हेक्सोज। ठीक है, और ध्यान रखिएगा CHO ग्रुप में हम एल्डोज यूज करते हैं और COO कीटोन ग्रुप में कीटोज। ठीक है, और ये आपका ओस का मीन शुगर होता है। अगर आपको कोई भी चीज आप देख रहे हो जिसके पीछे आपको ओस लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनका मतलब होता है उसमें शुगर अवेलेबल है। ठीक, और ध्यान रखिएगा इस बात का। सो इफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैज द 4 कार्बन एंड अ CHO ग्रुप, अगर उसमें 4 कार्बन है और एक CHO ग्रुप है तो 4 और 1 5 हो गए, तो उसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो, और 5 कार्बन की वजह से पेंटोज। ठीक है, और इफ द कार्बोहाइड्रेट हैज अ 5 कार्बन एंड अ COO ग्रुप, ठीक है जी, 5 कार्बन है और एक आपका कीटोन ग्रुप है, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, और COO ग्रुप होने की वजह से कीटो हेक्सोज। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया 6 हो जाएंगे ना, 5 + 1 6, तो 6 पे आपका कीटो हेक्सोज, 4 + 1 5, 5 पे आपका पेंटोज, और एल्डिहाइड होने की वजह से एल्डो। ठीक है, तो आगे बढ़िए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस करने पे मतलब कि अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने एक्स कंपाउंड लिया, मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट है, उसमें मैंने उसका वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया, या वाटर को हमने ऐड किया, उसमें वाटर को ऐड करने के बाद अगर वो इन फॉर्म्स में टूट रहा है, मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ठीक है जी, 3 पार्ट्स में टूट सकता है। फर्स्ट है आपका मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड मीन डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, जो उसके बाद हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे, मतलब कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ठीक है जी, ओलिगोसैकराइड की अगर आपने इसमें वाटर का कंटेंट ऐड किया है तो फिर ये आपको 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज का तो आपको पता भी है कि सुक्रोज में अगर आप ऐड करते हो तो फिर वो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद पॉलीसैकराइड गिव मोर देन 10 यूनिट्स, जो 10 से ज्यादा यूनिट्स दे सकते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, ये मैं आपको जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनमें कुछ बॉन्ड्स वगैरह और बनेंगे, जैसे स्टार्च वगैरह की प्रेपरेशन करेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे बनते हैं, क्योंकि उसमें आपको अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन्स काफी कुछ आएगा, तो उनमें आपकी C1 C4 बॉन्डिंग वगैरह आ जाएगी, वो मैं आपको बॉन्डिंग में आगे फर्दर क्लियर कर दूंगा ये चीज। डन, तो आगे देखिए नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है जी, तो मोनोसैकराइड्स में देख लीजिए, मोनोसैकराइड्स क्या थे, वी विल स्टडी जैसे एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, और 6 कार्बन होंगे ऑब्वियसली। कीटोहेक्सोज कीटोन ग्रुप होगा, और फ्रक्टोज, तो एग्जांपल्स 2 याद रखिएगा, मानोज और ग्लैक्टोज भी आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। ये मैं आपको जब हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको मैं वहां पे क्लियरली समझा दूंगा ये चीज। ठीक है, तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चर है, फिलहाल तो ये अभी के लिए तो ये इस तरह ही है, लेकिन मैं आपको ये अच्छे से बनाना सिखा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, जैसे जैसे हम इनको आगे करते जाएंगे। डन, आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। डन।